तो अब हम लोग एक बहुत ही फेमस या नोन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एड्स। तो एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो नेम से ही इसका क्लियर है, इम्यूनो डिफिशियंसी, ऐसी डिजीज जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इम्यूनिटी या डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम होता है या इम्यूनिटी लो हो जाती है, ऐसे डिजीज को हम लोग एड्स बोलते हैं। तो इम्यूनो डिफिशियंसी होती है इसमें, यानी कि इम्यूनिटी डिफिशियंट हो जाती है। दूसरी चीज एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड होने का मतलब कि वो कंजेनाइटल नहीं है, एट अ टाइम ऑफ बर्थ नहीं होती, वो बाद में आती है, किसी इन्फेक्शन के थ्रू आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड। और सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, जब कोई भी डिजीज में बहुत सारे सिम्टम होते हैं और कोई एक उनका क्लियर कट नाम नहीं दिया जाता तो उनको सिंड्रोम बोला जाता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनमें हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। जैसे आप लोग डाउन सिंड्रोम पढ़े हैं, क्लिनफेंटल सिंड्रोम पढ़े हैं, तो वहां पे क्या होता है, कई सारे सिम्टम होते हैं, उनको पर्टिकुलर एक डिजीज का नाम न देके सिंड्रोम बोला जाता है। तो आप एड्स का पूरा समझे होंगे। एक्वायर्ड जो कि बाद में आती है, इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी में, डिफिशियंसी का मतलब डिफिशियंट हो जाए, लो हो जाए, कमी हो जाए इम्यूनिटी में, और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो ये सब मिला करके हम लोग बोलते हैं एड्स। और एड्स का जो फर्स्ट केस रिपोर्टेड था वो 1981 में था, और अभी रिसेंटली आप कैलकुलेट कर लीजिए इतने टाइम में करीब अब धीरे धीरे 39 ईयर्स हो रहे हैं, इसमें ये काफी स्प्रेड हो चुका है। और एड्स का जो काजिंग एजेंट है या कह सकते हैं जो पैथोजन है वो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या HIV वायरस, है ना। HIV वायरस आप बहुत कॉमन सुने होंगे। HIV का मतलब ही होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को लो करे उसको हम लोग HIV वायरस बोलते हैं। और ये एक टाइप का रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिनको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। और इसमें एक एनवेलप होता है और जो इसका जीनोम होता है वो RNA होता है। तो इसमें एक RNA यहाँ पे देख रहे हैं बीच में है, और ये प्रोटीन कवर है इसके चारों तरफ। अभी जो कोरोना के बारे में आप लोग डिस्कस करें वो भी लगभग इसी तरह का वायरस है, RNA वायरस है, जो खैर उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद जो ये रेट्रो वायरस होता है, और ट्रांसमिशन आप कैसे डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन आप HIV वायरस का या HIV इन्फेक्शन कैसे होता है, जनरली बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करता है बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो उसको ये ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो तो अगर उसमें किसी को डिजीज पर्सन है, उसको HIV का वायरस है, तो वो जिसको दिया जाएगा फ्रेश ब्लड, फ्रेश ह्यूमन को जिसमें कि कोई डिजीज नहीं है, नॉन डिजीज पर्सन में, तो उसमें वो ट्रांसफर हो सकता है, हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक HIV भी एक है डिजीज जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है। और इसमें एक जो थर्ड वो तरीका है वो क्या है, इन्फेक्टेड निडिल, एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। अगर आप लोग सुने होंगे कि संक्रमित सुई, है ना, इन्फेक्टेड निडिल अगर यूज हो रहा है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई निडिल लगी और वही निडिल किसी फ्रेश ह्यूमन को लगा दी गई जो कि नॉन डिजीज है, नॉन इन्फेक्टेड है, तो उसको भी वो डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ड्रग एब्यूजर जो होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, एक ही सिरिंज से बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो उनमें ये चीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में कई बार अगर प्रॉपर अगर नहीं किया गया, इस चीज का ध्यान नहीं देते, तब भी ये समस्या हो सकती है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता है, हर पेशेंट को अब अलग सिरिंज लगाई जाती है, इसका बहुत ध्यान दिया जाता है, इसीलिए कि इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू कोई किसी भी तरह का कंटेमिनेशन न होने पाए। इसके अलावा ब्लड के थ्रू आप समझ गए होंगे, नीडल हो गया। इसके बाद इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है और उसका चाइल्ड हो रहा है, उसको प्रेगनेंसी है, डिलीवरी हो रहा है, तो प्लेसेंटा के थ्रू भी, चूंकि ब्लड का एक तरह से ट्रांसफ्यूजन होता ही है उसमें, हालांकि प्लेसेंटा होता है बैरियर की तरह से, लेकिन इस प्लेसेंटा से ये आपका वायरस क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो कई बार अगर मदर को है तो बच्चे को भी ये हो जाता है। तो इसमें से जो ऐसे पीपल जो कई सारे सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं उनको ये होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि किसके अंदर ये वायरस है या किसके में नहीं है, और अगर वो प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं तो उनके अंदर ये खतरा ज्यादा होता है।
ड्रग एडिक्ट हमने बताया कि इंट्रावेनस इंजेक्शन वो बहुत लेते हैं, उनमें ये बहुत खतरा होता है। और ऐसे इंडिविजुअल को जिनमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार होता है, ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को ल्यूकीमिया वगैरह होता है, ब्लड कैंसर वगैरह है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, उन लोगों को बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो उसमें कई बार जल्दबाजी में जैसे कि ब्लड की बहुत ज़रूरत है, सडन पूरा चेक नहीं हुआ और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। आपने एक को बहुत मैं रोचक किस्सा बताता हूँ। हमारे देश के सुपरस्टार आप जानते होंगे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको भी इसका आप सुने होंगे कि उनको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हुआ था। वो खुद इस चीज़ को बताते हैं कि उनको जब उनको एक बार बहुत पहले चोट लगी थी तो बहुत सारा ब्लड उनको चढ़ाया गया था। उस दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी इन्फेक्टेड पर्सन से उनके अंदर हेपेटाइटिस के वायरस आ गए थे। तो वो हेपेटाइटिस के बारे में मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू किस तरह से होता है ये एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको ये घटना बताई थी। और चिल्ड्रेन बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, और अगर किसी बच्चे की माँ जो है अगर HIV इन्फेक्टेड है तो बच्चे को भी वो आ सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। ये 4 रूट है जिस तरह से आपके इन्फेक्शन फैलता है एड्स का या HIV का। तो HIV और एड ये जो तरीके बताए गए हैं इन्हीं के थ्रू फैलता है। इसके अलावा टच से या फिजिकल कांटेक्ट से, छूने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से नहीं होता। जब तक बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा, साथ में रहने से नहीं होगा। जब तक किसी तरह से आपका फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं होगा, सीरम का कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक ये नहीं होता है। तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग दैट उनके मतलब भाई अब किसी भी आदमी को मान लीजिए HIV इन्फेक्शन है, उसको आप पूरी तरह से आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। बस जो मेजर सेफ्टी मेजर बताए गए हैं उनको आप लोग यूज करें। और HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड, है ना, फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी, यही आपके बुक में भी मेंशन है। तो उनको अलग करने की जरूरत नहीं है, उनको बस जो प्रोटेक्शन बताए गए हैं उनको करिए। और देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिंड्रोम सिम्टम्स। तो कहने का मतलब अब समझ यहाँ पे आप कब कहेंगे कि उसको एड्स है और कब कहेंगे कि HIV पॉजिटिव है। देखिए 2 टर्म आप सुनते होंगे कि HIV पॉजिटिव है और दूसरा कहते हैं कि इसको एड्स है। तो एड्स का मतलब होता है कि जब सिम्टम आना शुरू हो जाए उनमें, एड्स का मतलब ही होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो जब किसी भी पर्सन में सिम्टम अपीयर होने लगते हैं तब हम बोलते हैं कि इसको एड्स है। और अगर उसमें वायरस एंट्री कर गया है, वायरस पॉजिटिव आ रहा है, चेक करने पे अगर पॉजिटिव बता रहा है तब हम बोलेंगे कि HIV पॉजिटिव है। तो HIV पॉजिटिव होने में और एड्स के सिम्टम आने में थोड़ा सा टाइम लैग होता है। ये टाइम लैग कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ये 5 से 10 साल 15 साल भी हो सकता है। तो धीरे धीरे करके ये डेवलप होता है, अचानक से नहीं कि आज इन्फेक्शन हुआ और 1 हफ्ते बाद जो है सीरियस हो गए, जैसे अन्य डिजीज में होता है कोरोना इत्यादि में। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये धीरे धीरे डेवलप होने वाली बीमारी है। अब थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, क्या चेंज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये वायरस जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है, किसी और सेल पे ना अटैक करके। जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का सिस्टम है, इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स होती हैं, जैसा कि आपने अभी पढ़ा T सेल, B सेल, तो उन्हीं के ऊपर ये अटैक करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि वायरस जो होता है वो माइक्रोफेजेस जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनके अंदर एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए वायरस है, ये वायरस की प्रोटीन कोट है, ये वायरस का RNA कोर है, और ये सेल है पूरी, इस पे अटैच हुआ, ये इन्फेक्ट किया। इसको इन्फेक्ट करने के बाद अब जानते हैं कि प्रोटीन कोट को बाहर छोड़ देता है, सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देता है वो। फिर ये RNA होता है, ठीक है। तो RNA एक प्रोसेस आप जानते होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है RNA से DNA का बनना। तो वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जिससे वो उस RNA से DNA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये DNA, ये जो सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, जो पर्सन है, उसके DNA से जाकर के ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, अटैच हो जाता है। आप देख रहे हैं ये जो RNA वायरस है, ये DNA बनाया, और ये DNA ये न्यूक्लियस के अंदर गया, इसके क्रोमोसोम से ये अटैच हो गया। अब क्रोमोसोम से अटैच होने से होगा क्या कि ये जब ये रिप्लिकेट करेगा तो इसकी भी कॉपी बनेगी। ये जो RNA यहाँ पे या ये जो DNA यहाँ पे इनकॉर्पोरेट है, RNA से DNA बना और ये DNA इसमें
इसकी क्रोमोसोम में, इसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, अटैच हो गया, घुस गया उसके बीच में जाकर के। तो अब जैसे ये रेप्लिकेट करेगा तो वैसे इसका भी रेप्लिकेशन होता है। तो अब इसके अटैच होने से क्या होगा, ये तेजी से रेप्लिकेट कराएगा। ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मल रेट में हो रहा है, अब वो तेजी से रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे रेट बढ़ जाएगा उसका। तो तेजी से रेप्लिकेशन होने से क्या होगा कि ये बहुत सारे क्रोमोसोम बनेंगे, तो इसका भी ढेर सारा नंबर बनेगा। और जब ढेर सारे ये बन जाएंगे तब फिर अपना इसके चारों ओर अलग अलग प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब प्रोटीन कोड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय करके ये सब बाहर को रिलीज हो जाएंगे, फिर वो नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो इस सेल को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये सेल कौन सी है, ये जो जिस सेल के अंदर ये इन्फेक्टेड, ये मैक्रोफेजेस सेल है ना। ये हमारे इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स होती है, टी सेल, बी सेल, उनके ऊपर ये अटैक करता है, खास करके टी सेल के ऊपर ये जाकर के अटैक करता है, जो वायरस को मारती हैं, जो बैक्टीरिया को मारती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे मेन सेल है, उन्हीं के ऊपर ये जाकर अटैक करती है। इसीलिए ये सबसे खराब बीमारी है, इसीलिए इसका कोई इलाज नहीं हो पाता है अभी तक, कोई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बन पाया, इसीलिए क्योंकि ये मेन हमारे इम्यून सिस्टम को ही जाकर के तबाह कर देता है और उसी सेल पर जाकर के अपना डेरा डाल देता है जो हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो उनका फंक्शन है नॉर्मल, वो हो ही नहीं पाता है। और धीरे धीरे ये जो टी सेल हैं ये क्या होती हैं, इस तरह से ये अलग अलग, जैसे यहां से ये वायरस रिलीज होगा, फिर न्यू टी सेल पर जाएगा, फिर और टी सेल पर जाएगा। तो धीरे धीरे होगा क्या कि जितने टी सेल हैं बॉडी के अंदर, काफी हद तक उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अपना वायरस का नंबर बढ़ाने की वजह से बहुत सारे टी लिम्फोसाइट को ये डैमेज करता जाता है। जब टी लिम्फोसाइट को डैमेज कर देगा तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा। जब वीक होता चला जाएगा तो नॉर्मल सिंपल इन्फेक्शन भी बॉडी जो है एडजस्ट नहीं कर पाएगी, उसको काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी। और बहुत सारी बीमारियां, फीवर आना, डायरिया होना, वेट लॉस होना, मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा तो बॉडी हमारी उससे लड़ नहीं पाएगी। तो ऐसे पेशेंट में ज्यादातर माइकोबैक्टीरियम, टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन और दूसरे हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शन हो जाएंगे, और पैरासाइट जैसे टोक्सोप्लाज्मा है, इनका इन्फेक्शन, मतलब डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल चीजें जो हम लोग जनरली हमारी बॉडी जिनको काउंटर अटैक कर लेती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसके लिए किसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो उसको भी हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, या वो पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जिसको कि HIV का इन्फेक्शन होता है। और इसकी वजह क्या है कि वो टी लिम्फोसाइट के ऊपर इसका वायरस अटैक करता है और उनके नंबर को धीरे धीरे कम कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो जैसे नंबर डिक्रीज होता जाता है तो उसी तरह से ये फिर हमारी इम्यूनिटी, जिस इन्फेक्टेड पर्सन की इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। इसीलिए इस पर्सन को हम लोग कहते हैं इम्यूनो डिफिशियंट, है ना। तो नॉर्मल इन्फेक्शन से भी बॉडी लड़ने लायक नहीं रह जाती है। तो अब इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्या है, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट आप सुने होंगे नाम, जो कार टेस्ट आप कराते हैं वही एलाइजा टेस्ट है। उसका फुल फॉर्म क्या है एलाइजा का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे, ठीक है। तो आजकल टाइफाइड के, मलेरिया के बहुत सारे एलाइजा कार्ड होने लगे हैं। उसी तरह HIV का भी टेस्ट होता है, बहुत सारे, अब तो हर चीज के लगभग कार्ड आने लगे हैं, वही एलाइजा टेस्ट ही होता है। और ट्रीटमेंट जो है इसका एड्स का, वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शली इफेक्टिव। इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत अभी तक अच्छा ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ जा सका है, सिर्फ हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो वायरस है ये हमारे बॉडी के सीधे सीधे टी लिम्फोसाइट के ऊपर, जो हमारा मेन ऑर्गन है जो बैक्टीरिया वायरस को किल करता है, उसी के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं और उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उनका नंबर कम होने लगता है। और इसकी तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद वायरस माइक्रोफेजेस के अंदर एंट्री करता है। माइक्रोफेजेस के अंदर वो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से RNA से DNA बनाता है, वायरल DNA बनाता है। फिर ये DNA माइक्रोफेजेस के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है और मल्टीपल कॉपीज बनाता है। मल्टीपल कॉपीज बनाने से क्या होगा कि बहुत सारे वायरल DNA भी बन जाएंगे। फिर ये वायरल DNA बनने की वजह से, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से, इसको हम लोग वायरल फैक्ट्री की तरह भी कहते हैं कि ये HIV वायरस फैक्ट्री है, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन से वायरस के भी जीनोम का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ यही HIV वायरस जो है टी लिम्फोसाइट के अंदर भी एंट्री करता है और वहाँ पर भी इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करता है और बहुत सारे टी लिम्फोसाइट के ऊपर धीरे धीरे करके ये अटैक कर देता है, उन पे कैप्चर कर लेता है
और धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इस तरह से ये दो तरह के सेल्स पे अटैक करता है, एक मैक्रोफेजेज या मोनोसाइट्स पे, और दूसरा जो है टी लिम्फोसाइट पे। तो धीरे धीरे दोनों तरह की सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देता है।